अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खबर के साथ मैं हूँ साइमा खान। नाजरीन, सियासी मंजरनामे में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी हलचल नजर आ रही है। एक जानिब बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 3 माह के तवील इंतजार के बाद बिलाखिर खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है, जबकि एक अच्छी बात है कि खान साहब से मुलाकात करने दी जा रही है, क्योंकि मुलाकातों का सिलसिला नहीं थमना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा है कि उनको तमाम तर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी की जा रही हैं, सहूलियात उनको मुहैया की जा रही हैं खान साहब को। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा है। जबकि दूसरी जानिब बात करें बुशरा बीबी के हवाले से, तो बुशरा बीबी को 16 सितंबर तक तौसी मिल चुकी है, उनकी जमानत हो चुकी है। एहतजाज के हवाले से रावलपिंडी और अटक में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज थे। जबकि बात कर ले अलीमा खान के हवाले से, जो कि खान साहब की बहन हैं, उनके हवाले से यही कहना था कि अडियाला जेल के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि खान साहब इस वक्त जाहिर है इन एक्शन है, बात कर रहे हैं तमाम तर लोगों से, और यही कहा जा रहा है कि वो अब दोबारा से इलेक्शंस की जानिब गामजन होंगे, कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को तमाम तर तफसीलात प्रोवाइड कर दी हैं। जबकि अलीमा खान काफी नाला नजर आई। उन्होंने कहा कि मेरे दोनों बेटों को किन वजूहात की बिना पर गिरफ्तार किया गया ये नहीं जानती, क्योंकि मेरा एक बेटा स्पोर्ट्समैन है और दूसरा बिजनेस करता है। जबकि बात कर लें अगर हम सलमान अकरम राजा के हवाले से, तो सलमान अकरम राजा की जानिब से ट्वीट किया गया था कि वो रिजाइन कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो इस्तीफा खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया है, नहीं माना है, और सलमान अकरम राजा अपना काम करते दिखाई देंगे। जबकि बात करें अगर अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर के हवाले से, तो उन्होंने कौमी असम्बली की 3 कायमा कमेटियों से अपना इस्तीफा दे दिया है और यही कहा है कि खान साहब के कहने पर मैंने इस्तीफा दिया है। तमाम तर सूरत हाल सामने आ चुकी है, एक हलचल है हर जानिब। जबकि बात करें अगर हम सिंध के हवाले से, तो आला ओहदेदारान की जानिब से कहा जा रहा है जो तमाम तर मंसूबे हैं इस वक्त शहर कायद में जो जाहिर है डिले हो रहे हैं, वो जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे और वो पाया तकमील को जल्द ही पहुंचेंगे। जबकि बारिश के बाद की जो सूरत हाल थी, गटर हर जानिब उबल रहे थे और कचरा ही कचरा मौजूद था, तो यही कहा जा रहा है कि ये तमाम तर चीजें क्लियर कर दी जाएंगी एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि जल्द से जल्द इन तमाम तर चीजों को हटा दिया जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं MQM रहनुमा हैं जाहिद मंसूरी साहब। खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले बात का आगाज कर लेते हैं, आप शहर कायद में जो सिचुएशन है इस वक्त, जाहिर है बारिश के बाद की सूरत हाल के हवाले से हम बात करें तो काफी खराब सूरत हाल रही है, लेकिन जाहिर है आला ओहदेदारान ने यही कहा है कि जल्द से जल्द इन तमाम तर चीजों को क्लियर कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? ये देखें, आपने 2 बातें मौजूद में बताई जी। तो पहली बात तो ये कि पीटीआई के हवाले से मैं कहना चाहूंगा सर, मैंने कहा पीटीआई पे थोड़ी देर में हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, पहले हम आ जाते हैं अपने सिंध के ऊपर। अच्छा, सिंध पे मैं बात करना जी जी। देखें, अभी जो डेवलपमेंट बजट जो आया जून 2025 का, उसमें ये था कि पीपल्स पार्टी 18 साल से बराजमान है, काबिज है सिंध पर। जी जी। अच्छा, मजा ये की बात ये कि जो है ना, रेवेन्यू जो जनरेट करता है वो कराची जनरेट करता है। सही है। और जो खर्च वो लोग करते हैं जो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं करते, और जो कराची के नुमाइंदे उनके पास इख्तियार ही नहीं रेवेन्यू खर्च करने का। हालांकि 99% रेवेन्यू कराची देता है सूबे को चलाने के लिए, सही। लेकिन जो कराची के जो नुमाइंदे हैं वो नहीं कर पाते खर्च, क्योंकि उनको पीपल्स पार्टी उनको पैसे नहीं देती। और दूसरी बात ये कि 1460 अरब रुपए इन्होंने रखे हैं डेवलपमेंट फंड के लिए, सही, टोटल पूरे सिंध के लिए, और कराची का हिस्सा इसमें 60 अरब रुपए है सिर्फ। अब आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त सिंध की आबादी 5.5 करोड़ और तकरीबन 2 करोड़ 11 लाख की आबादी है कराची की, जो बनती है 38%, 38.6% बनती है, और जो 60 अरब रुपए वो बनता है सिर्फ 4% जी। अब अंदाजा कर लेंगे 4% रखा गया बजट 38.6 की आबादी जो सिंध की आबादी है जी। कम से कम भी जो है ना, यानी कि इतना तो हिस्सा रखना चाहिए था कि 38 जितनी आबादी है उतना तो कम से कम फंड रखना चाहिए था, 1460 अरब का 38 फंड रखना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से 60 अरब रुपए रखे गए, और 60 अरब रुपए जो है ना बिल्कुल पीनट है कराची के लिए। सही। इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, आपने देखा होगा जब जो मंगल का जो फ्लड आया, बारिश हुई तो पूरा शहर डूब गया था, बिल्कुल कराची पर 4 फीट पानी मौजूद है। उसकी मेन वजह क्या थी कि इसके जो मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो इंतहाई नाकिस है। सही। इन्होंने ये किया था कि जो सीवरेज की लाइनें और नाले बिल्कुल इन्होंने साथ में ला दिए। अच्छा। अब सीवरेज का पानी जो है बरसाती नालों में जाता है, ठीक है, अब वो
जब फिर बरसात का पानी कहाँ जाएगा। और दूसरी बात, फिर नालों की सफाई भी नहीं की। नालों की सफाई तकरीबन 1.5 अरब का फंड रखा गया था, लेकिन आज तक नाले साफ नहीं हुए। अच्छा। मुर्तज़ा आप दावा करते हैं मैंने साफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अभी भी अपने डॉक्यूमेंट्री शायद देखी है, उसमें लिखा था जो बल्दियात की, न्यू कराची की जो बल्दिया की इमारत है या सुप्रीम कोर्ट की, जो सब नाले के ऊपर बनी हुई इमारतें। ठीक। और ये जो है ना कुदरती गुजरगाहें, पानी उसकी सेवरेज की, नालों, पानी के नालों की, बरसात के नालों की, तो उसके ऊपर इमारतें बनी हुई हैं। वफाकी मोहतसब जो यहाँ सूबाई मोहतसब की जो बिल्डिंग है और कई बल्दियाती इमारतें हैं, वो सब के सब उसके ऊपर बनी हुई हैं, नालों के ऊपर। अब अंदाजा करें, सरकारी बिल्डिंग इसके ऊपर बनी होंगी तो पानी कहाँ से गुजरेगा। ठीक। तो पानी ओवरफ्लो हो नहीं है, नाले साफ नहीं हो रहे। सही। तो ये कराची कल में यही है कि कराची को कोई ओन नहीं करता। पीपल्स पार्टी ने बड़े दावे किए, हम 18 साल से यहाँ पर हैं, इनको 22,000 अरब मिले NSC अवार्ड की मद में। अच्छा, ठीक है। अच्छा 18वीं तक भी में तय हुआ था कि भाई जो NSC अवार्ड के फंड में जो रकम आएगी सूबे की, वो आगे जाएगी PFC कमीशन के थ्रू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि वहाँ के डेवलपमेंट खर्च होगा। लेकिन वहाँ पे इन्होंने ये किया कि पैसे तो ले लिए NSC अवार्ड की मद में, लेकिन वो आगे डिलीवर नहीं करते। इस वक्त जो तकरीबन 8 मिनिस्ट्री जो है ना वज़ीर आला के पास है, ठीक, वज़ीर सिंह के पास, यानी रेवेन्यू ज़मीनें हो, अपना कराची यूनिवर्सिटी हो, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हो, और जितने भी वो मुख्तलिफ इदारे, वो सब इनके अंडर में। तो तकरीबन 960 अरब रुपए डायरेक्ट इनके पास फंड पड़ा हुआ है। सही। वज़ीर आला के पास फाइनेंस। सर, तो यूटिलाइज क्यों नहीं होता है तमाम तर फंड, क्या वजूहात हैं? आपने बात की गुज्जर नालों के हवाले से कि गुज्जर नालों की सफाई नहीं की गई है, उसके ऊपर जाहिर तजावुजात कायम कर दिए गए हैं जिसको क्लियर नहीं कराया जाता। एक नहीं, दो नहीं, कई सालों की बात है। इन तमाम तर चीजों को बहुत एक तवील टाइम से क्लियर नहीं करवाया जा रहा। बात सब करते हैं लेकिन अमल सर कोई नहीं करता। बिल्कुल, तकरीबन इस वक्त 523 के करीब छोटे बड़े नाले पूरे बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 523 नालों में सबसे जो बड़े नाले जो है तकरीबन 35 के करीब हैं। लेकिन बस किस्मती से ये कि आप कहीं भी चले हैं तो आपको नहीं लगेगा कि नाले साफ हुए हैं। अच्छा। ओवरफ्लो, कचरे के अंबार लगे हुए वहाँ पे। अच्छा, मज़े की बात, ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है जिसकी जिम्मेदारी सफाई करना, कचरे की सफाई करना, उसके जो हेड है वो वज़ीर सिंध खुद हैं। अच्छा। और वहाँ के जो डिपार्टमेंट है उनको पेमेंट जो डॉलरों में होती है। सही। लेकिन उनको ना जो वो अपना काम करते ही नहीं है। वो ये कि सर बारिशों के दिनों में तो वो रोडों पर नजर आए हैं, काम करते हुए नजर आए हैं, लेकिन झाड़ू से पानी साफ कर रहे थे वो। अच्छा। अब झाड़ू से पानी साफ कर रहे थे, आशा आपने वीडियो देखी हो सोशल मीडिया में, खुद भी मैंने तो बाकायदा अपनी आंखों से देखा कि झाड़ू से साफ कर रहे हैं। अच्छा। अब मतलब इतने तरक्याती दौर में भी आज भी झाड़ू इस्तेमाल हो रही है बारिश का पानी रिमूव करने के लिए रोडों से। जी, अब अंदाजा कर लें, अब 2-2 फीट पानी खड़ा हुआ है, उसको झाड़ू साफ कर रहे हैं। तो ये तो, लेकिन सर उन्होंने ये भी कहा है जिस हिसाब से बारिशें हुई थी उस हिसाब से जितना पानी आया है उसके हिसाब से बात की जाए तो इतनी जल्दी पानी नहीं निकलता है, मतलब 6 घंटे 4 घंटे तो लग जाते हैं, उनका ये कहना था। आप देखिए किसी भी बड़े मुल्क में चले आए, जापान में ले लें, जापान में ना 80 मिलीमीटर के बाद थोड़ा सा पानी नजर आता है, शुरू होता है। और हंगरी चले आए, पोलैंड चले आए, हमारे इंडिया चले आए, तो वहाँ पे आपको 2 घंटे बाद पानी नजर नहीं आएगा। ठीक। लेकिन हमारे पानी जो है ना 6 घंटे बाद, बारिश का पानी अभी तक मौजूद है। अभी मैं मद्रास चौरक से, ये जो स्कीम तहत का मद्रास चौक है, इसकी जो डाकू जो हॉस्पिटल को रोड जाती है, दोनों अभी तक बंद पड़ी नहीं है। अच्छा। एक जगह वो पानी की लाइन डैमेज हो गई है और दूसरी रोड पे पानी का पूरा बारिश का पानी भरा हुआ है। ठीक। ये फिजिकली आप लोग देख सकते हैं। लाख्ताबाद चले आप, वहाँ रोडों पे इतने बड़े बड़े खड्डे पड़ गए, नई रोड बनी थी। सही। अच्छा, मजे की बात, दोनों में मुकाबला हो रहा है, जमात इस्लामी में, पीपल्स पार्टी में। पीपल्स पार्टी ने, मुर्तज़ा वहाब ने हफ्ते नाल बनाई, वो 10 दिन में टूट गई। सही। और इन्होंने जो बनाई रोड अपना लियाकताबाद डाखाने पे, वो 6 दिन में टूट गई। अच्छा। तो दोनों मुकाबला हो रहा है कि सबसे पहले कौन तोड़ेगा। अच्छा, मतलब कौन सबसे ज्यादा बदहाल करेगा कराची को, ये हम देखते हैं। तो मुकाबले पे मुकाबला, दोनों में मुकाबला हो रहा है। अब हब डैम बनवाई, हब डैम की जो केनाल बनाई कराची के लिए, उन्होंने कहा था हम कि पानी प्रोवाइड करेंगे, काफी पानी प्रोवाइड करेंगे, 12 अरब रुपए खर्च किए। अच्छा। लेकिन वो 10 दिन के अंदर पूरी की पूरी लाइन टूट गई और वो, और सारे के सारे आप जाके देखेंगे वहाँ उसका हाल ही बुरा है। और इसी तरीके से आप चले डाखाने पर, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, पूरी रोड डैमेज हो गई है। ठीक है। ये तो मसला ये नहीं कि दोनों मुकाबला हो रहा है कि कौन सबसे ज्यादा बर्बाद करेगा कराची को। जी बिल्कुल। ठीक है, आबाद नहीं करेगा, मतलब बर्बाद करेगा। ठीक है, जाहिद मंसूरी साहब इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक सरबुलंद साहब, खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। सर, PTI से रिलेटेड बात की हमने, तो आपसे हम ये जाहिर है जानना चाहेंगे सबसे पहले कि PTI अभी ये करंटली बिल्कुल करंट सिचुएशन है और न्यूज भी सामने आ चुकी है कि PTI उम्मीदवारान को पार्टी टिकट जारी कर दिया गया है और आने वाले वक्त में बाकी हलकों में भी पार्टी टिकट जारी कर दिया जाएगा। तो किस हद तक सदाकत है सर इसमें? क्या इज इट ट्रू कि पार्टी टिकट जारी कर दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी,
देखें, अब तक जो हमारे पास इतलात इस तरह की कोई नहीं है, हमारे पास तो कोई इस तरह की इतलात नहीं है कि हमारे पार्टी जो कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट जारी हो चुके हैं। हमारे पास अभी कोई मुसद्दिका खबर नहीं है। खान साहब ने तो अपनी राय दे दी है कि हम इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा। हम इस प्रोसेस को हम कानूनी आईनी शक्ल नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि ये जो ढोंग ड्रामा फॉर्म 47 के जरिए जाली लोगों को मुसल्लत कर रहे हैं, इससे अवाम को कौम का पैसा जाया हो रहा है। ये अगर इस तरह करना चाहते हैं तो ये वैसे ही ऐलान कर दें कि भाई ये हमारे MNA MPA हैं, इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है। तो हम इस सारी सिचुएशन को लेजिटिमेट नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि अगर सही इलेक्शन हो, जहाँ पर आवाम की मैंडेट की एहतराम हो, आवाम के मैंडेट को माना जाए, आवाम के वोट, जिस ये जो मुल्क बना है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, जमहूर की यहाँ पर अगर हैसियत को, उसकी ताकत को, उसकी राय के एहतराम हो, उसको तस्लीम किया जाए तो हम तब हिस्सा लेंगे। अब तक जितने भी इलेक्शन हो चुके हैं, सारे के सारे इलेक्शन में 70 से 80% PTI के उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं और भारी तादाद में हो चुके हैं। यहाँ कराची में बिलखुसूस मैं बात करूंगा, मैं खुद भी सूबाई असम्बली का मेंबर रह चुका हूँ। कुछ 16,500 वोट मैंने लिए और एक 8-9 हजार वोट लेने वाले को जो है वो सीट दे दी गई है, जबकि मैं 8 महीने MPA भी रह चुका हूँ। और मेरे साथ जो हल्का है वहाँ भी ऐसा ही था। हमारे MNA MPA के सारे उम्मीदवार 5-5 हजार वोट लिए और हमारे उम्मीदवार ने 15-20 हजार वोट लिए, वो MNA MPA बने हुए। तो अवाम सबको, पाकिस्तान को बताया कि ये जाली असम्बली है, इसमें बैठे हुए जाली लोग हैं और यहाँ इनके पास कोई ना इखलाकी और ना अवामी इनके पास हिमायत हासिल है। ऐसे वक्त में इस तरह के लोग इस तरह की कनाल बनाएंगे, जैसे मेयर कराची ने बनाया, अरबों रुपए लगाए बल्दिया केमाड़ी के लिए। और मेरा हल्का है बल्दिया, यहाँ के लोग आज 2 महीने हुए पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। लाइन तो छोड़ो, टैंकर में भी पानी नहीं मिल रहा और जो पानी मिल रहा है आलूदा तरीन मिल रहा है, जिससे सर आपका कहना ये है कि खान साहब ने अभी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने से मना किया है आप सबको? अब तक खान साहब ने अपनी राय दी है, हमारी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास होगा, उसमें ये सारी तय होंगी चीजें। और एक अच्छा, अलीमा खान जाहिर है अडियाला जेल के बाहर मौजूद थी, उन्होंने गुज़िश्ता रोज मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर को तमाम तर तफसीलात प्रोवाइड कर दी गई हैं खान साहब की जानिब से। वो सर कौन सी तफसीलात हैं जो प्रोवाइड की गई हैं, कुछ बताएंगे उस बारे में? उनको ये बताया गया है कि आप अपना एक पॉलिटिकल कमेटी का इजलास करें। मेरी राय तो ये है कि हम इस सारे प्रोसेस को लेजिटिमेट नहीं करेंगे और ये हिस्सा लेना ऐसा है कि हम इनकी इस बाई इलेक्शन को माने, जबकि हमारे उम्मीदवारों को पाकिस्तान के नहीं दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि अवाम के लाखों वोट लेने वाले लोगों को सिर्फ छोटे छोटे नाकर्दा जुर्मों की सजाओं की बर्दाश्त में 15 से 20-25 लोगों को डिसीट कर दिया जाए और उनको ये कहा जाए कि आप पार्टी बदलो वरना आपको डिसीट कर दिया जाएगा। ये फस्तायत, ये जुल्म, ये लाकानियत पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ है जो इस वक्त हम देखने में मिल रहा है। और सिर्फ ये पॉलिसी PTI के लिए है। जो चोर जमातें हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, MQM है, दीगर जमातें हैं, उन जमातों के पास, जिसके पास आवाम की कोई हिमायत और वो हासिल नहीं है, वो जमातें आज बदकिस्मती से अवामी नुमाइंदगी उस असम्बली में कर रहे हैं जिसमें अल्लाह के निदान में नाम है और एक मुकद्दस जगह है जहाँ पर आवाम की बात की जाती है, आवाम के मसाइल और उनके लिए पॉलिसी मरतब की जाती है। वहाँ पर चोर लोग बैठे हैं और ऐसे चोर लोगों की मौजूदगी में ये पाकिस्तान की आइन की तकद्दुस के ऊपर सवालिया निशान है, आइन और कानून के ऊपर तकद्दुस के ऊपर एक सवालिया निशान है। हमारी जो 26वीं आइनी तरमीम हो चुकी है, जिससे जो हमारे अदालतें हैं उनकी जो एक किस्म की इंडिपेंडेंस जो उनका एक मामला था, वो चीज़ें सारी मुतासिर हुई हैं और उससे अब वो फैसले नहीं कर पाते। 6 जजेस के लेटर आपके सामने हैं, उसके बाद 2 जजेस का लेटर है और अब जो सारे अख्तियार हैं एक चीफ के पास है और उसके बाद एक कमेटी बनी है जो उसके पास है और उसके बाद एक हमारे जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके पास है। तो जो दीगर जजेस हैं, देखे ना हमारी जो रिजर्व सीटें थी जिसमें हमारी सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर, उसमें हमारी 80 नशिस्तों को खाया गया है, 80-80 के करीब, और वो नशिस्तें इन जमातों को बांटा गया जिनके पास अवामी मैंडेट ही नहीं था। अच्छा, नंबर के हिसाब से जो आइन और कानून कहता है कि जो जिसकी असम्बली में 3 मेंबर होंगे उनको एक असम्बली का जो
रिजर्व सीट है खवातीन की वो दी जाएगी, उस हिसाब से भी उनके पास नंबर नहीं थे। जिनके पास एक सीट नहीं थे उनको भी एक सीट दी गई है, या ना इसको बंदर बांट कहा जाए तो बेजाना होगा। तो हम नहीं समझते कि ये असम्बली लेजिटिमेट है, इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत है, और एक ऐसे लीडर को इन्होंने जेल में डाला है जो इस वक्त फेडरेशन की अलामत है। पाकिस्तान के हर जबान बोलने वाले उस पर यकीन रखते हैं और उसी पे अपना एतमाद का इजहार किया। इलेक्शंस के अंदर भी उसमें सिंधी, बलोच, पंजाबी, सराइकी, गिलगिती, तमाम जबान बोलने वाले हर सूबे के अंदर हर इकाई ने अपना राय का इजहार किया, और तमाम लोगों ने कहा कि हम पीटीआई इमरान खान के ऊपर एतमाद करते हैं। आज 4 महीने बाद उनकी बहनों को कल मुलाकात का मौका दिया गया है। इससे बड़ी अच्छा, बैरिस्टर गौहर ने कहा है 3 माह के बाद मुलाकात की इजाजत दी गई है, काफी खुश थे, कह रहे थे कि फैसिलिटीज भी दी जा रही हैं खान साहब को काफी ज्यादा, उनको एक वक्त अखबार भी दिया जाता है पढ़ने के लिए, उनका जो आंख का भी कुछ इशू हो गया था वो भी जाहिर डॉक्टर से भी दिखाया जा रहा है, चेकअप हो रहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मुलाकातें होती रहनी चाहिए। ठीक है, आपसे और भी बात करेंगे हम मलिक सरबुलंद साहब, लेकिन एक बार फिर बढ़ते हैं हम जाहिद मंसूरी साहब आपकी जानिब। जाहिद मंसूरी साहब, जैसा कि आप जानते हैं जाहिर पीटीआई में 10-10 साल कैद की सजाएं हुई थी उनके रहनुमाओं को। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जाहिर है उनकी सीटें थी वो भी खाली नहीं हुई हैं, जाहिर है जब तक ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब तक उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा उस वक्त तक उनकी सीटों पर इलेक्शंस नहीं होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने बात करी भी की है ना कि अवाम के वोटों का तकद्दुस बड़ा मजरू हो रहा है। अच्छा, इनको ये तकद्दुस उसको याद नहीं है जब 9 मई को ये जीएचक्यू पे हमले कर रहे थे। अच्छा, अपना कोर हेडक्वार्टर पे हमले कर रहे थे और वो मिलाक जला रहे थे, सही, फौजी को मार रहे थे। जब इनको ये ख्याल नहीं आया, तकद्दुस ख्याल नहीं आया कि हम पाकिस्तान की सालमियत पे हमला कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने जो है फिर अपना इंडियन आर्मी ने हमला किया जी पाकिस्तान के ऊपर, तो इतना पूरी कौम जो है ना पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ी हुई थी। अच्छा, लेकिन ये वाहिद इनका पीटा के सोशल मीडिया था जो उस वक्त भी इंडिया की तारीफ और तौसीफ में लगा हुआ था, इंडिया की जो है वो कर रहा था, उनकी हिमायत कर रहा था। सही। तो अब सोचने वाली बात ये कि ये मुल्क दोस्त पार्टी है, मुल्क दुश्मन पार्टी है, और इनके साथ जो कुछ हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है। अच्छा, अगर ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ है और जो उनका सोशल मीडिया मुस्तकिल फौज के खिलाफ जो है वो हर सराई करता रहता है और ऐसे अल्फाज अदा करता है जो इंतहाई नामुनासिब और इंतहाई घटिया होते हैं। सही। और किसी भी शहरी को, पाकिस्तानी शहरी को, मुहब्बे वतन शहरी को नहीं देता कि अभी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो हमारी मुल्क को की हिफाजतों की सलाम करती है, और समझ लें कि वो एक इकाई है जिसने पूरे पाकिस्तान को जोड़ कर रखा हुआ है और पूरे पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की और उसकी जोग्राफी सरहदों की हिफाजत करती है। बिल्कुल। और हम उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उसके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो कितनी अफसोस की बात है। तो जाहिर है जब ये चीज़ें करेंगे तो ऐसी सजाएं मिलेंगी भी, और ये सजाएं मिलना इनको इस चीज़ की गमाजी करती है कि जो ये लोग कर रहे थे स्टेट के खिलाफ, और वो चीज़ गलती, और अदालतों ने इस चीज़ को महसूस किया और उन्होंने बिल्कुल सही सजाएं दी। अच्छा, कि जो चीज़ कर रहे थे पाकिस्तान के साथ फिर वो ना करे, तो वो ना करे। अब देखें ना, इंडिया ने अभी हाल ही के अटैक किया, तो उस वक्त पूरी दुनिया में जो है ना उठा के देख लें, सोशल मीडिया पिटेगा, सब इन्होंने फेवर कर रहे थे कि भाई जो है ना ये किस तरीके से कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सबको जो डी सीट फॉर्म होना चाहिए और इन पर पाबंदी भी लगनी चाहिए कि ऐसा जो ये जो दहशतगर्दी की इन्होंने 9 मई को, ठीक, जब जिसका कोर हेडक्वार्टर में हमले मुख्तलिफ जो इन्होंने काम किया, तो हम तो इसके करेंगे, इस वक्त खिलाफ। सही, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक बार फिर बढ़ते हैं मलिक सरबुलंद साहब आपकी जानिब। सर क्या कहेंगे, बात कर लेते हैं हम सलमान अकरम राजा साहब के इस्तीफे के हवाले से। जाहिर है उन्होंने ट्वीट की, ऑन बोर्ड आए, उन्होंने कहा कि मैं ट्वीट कर चुका हूं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन अब बैरिस्टर गौहर की जब मुलाकात हुई है खान साहब से तो उनका यही कहना था बैरिस्टर गौहर का कि वो खान साहब ने उस इस्तीफे को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है मैं नहीं मानता इस इस्तीफे को और वो अपना काम करते रहेंगे, ये कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, उस मुलाकात में सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, नईम पंजोता, खान साहब की 3 बहनें ये मौजूद थी, बैरिस्टर अली जफर भी मौजूद थे, और खान साहब को उन्होंने जब रिक्वेस्ट की कि सर मैं मजीद आगे काम करना मेरे लिए मुश्किल है, मेरी जाती कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो भी मुतासिर हो रही है, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं, आपको ज़रूरत है पार्टी को भी और उस मुल्क को भी, कि आप एक पढ़े लिखे और लीगल मैटर को बड़ा अच्छा जानते हैं, और पार्टी को भी अब तक आपने जितना हो सके इस मुश्किल हालात में आपने जोड़े रखा है, और पार्टी को आप बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके चल रहे हैं और आप इसको कंटिन्यू करें। तो उन्होंने खान साहब की इस बात को माना,
और उन्होंने कंटिन्यू करने का फैसला किया है। सही। देखिए एक बड़ा अच्छा अमल है, हर एक हमारा ओहदेदार अपने आप को जो है एहतिसाब के लिए पेश करता है। हर ये उनका तीसरा चौथी दफा उन्होंने ये सर, लेकिन इत्तेफाक नहीं है पार्टी के अंदर सरबुलंद साहब। ये सलमान अकरम राजा ने ये इसलिए पेश किया है कि हो सकता है मेरे से कोई अच्छा परफॉर्म करने वाला बंदा हो, आप उसको मौका दें। और क्योंकि हम आपको अभी तक आजाद नहीं करा सके। ऐसा बंदा जो उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके? जाहिर है आप तो पार्टी में मौजूद हैं, जानते हैं कोई और भी नाम सरे फहरिस्त होगा ना जिसका नाम दिया गया होगा कि सलमान अकरम राजा अगर इस्तीफा दे देते हैं इन केस, तो उनकी जगह वो बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा। कौन है वो? हमारे पास तो ऐसा भी इस वक्त कोई ज़ेरे गौर नाम नहीं है। अच्छा। और जब अगर उनका इस्तीफा मंजूर हो जाता तो हम जरूर इस पे सोचते। हमारी बहुत बड़ी सर, लेकिन आप नहीं सरबुलंद साहब ये नहीं समझते कि पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा ना इत्तिफाकियां हैं, आपस में लेग पुलिंग होती है, ना इत्तिफाकियां उरूज पर हैं। अगर हम अलीमा खान साहिबा के हवाले से बात करें तो उन्होंने एक जाहिर है अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मीडिया से यही कहा था कि सलमान अकरम राजा से पर्सनली मेरा कोई इशू नहीं है और वो हमारे वकील हैं, उनसे हमारा जाहिर है एक फैमिली टर्म्स हैं और वो अपना काम करते रहेंगे। जैसे आपस की ना इत्तिफाकियां इतनी ज्यादा हैं, उसके बावजूद भी फिर मेरा ये ख्याल नहीं है, चूंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह होता है। अच्छा। और हमारे पार्टी में इत्तेफाक राय बहुत काफी हद तक होती है और इख्तिलाफ राय भी होती है। हम इनकार नहीं करते, मुख्तलिफ आरा मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ जबान बोलने वाले लोग हैं। और इसके अलावा जो दीगर पार्टियां हैं उनमें भी ये छोटी मोटी लजिशें होती है, लेकिन हमारी जमात जैसी जमात आपको पाकिस्तान तो क्या दुनिया में इसलिए नहीं मिल सकती कि उनकी तमाम तर क़यादत जेल में है। अच्छा। जो सीनियर टीयर है उसको 9 मई की मुजम्मत करा के उनको एक वॉशिंग मशीन में धुलाकर साफ सुथरा। सर, तो 9 मई को जो कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। नहीं तो 9 मई को जो हुआ हम तो मुतालबा कर रहे हैं उसका जुडिशियल कमीशन बनाए। अच्छा। उनको लाए मैदान में कि भाई ये किसने किया है। हमारे मुतालबात तो आपसे ज्यादा है 9 मई के ऊपर। अगर 9 मई का है उसमें खान साहब की जमानतें हो चुकी हैं, अब तो खान साहब को आजाद कर देना चाहिए। इमरान खान ने तो 9 मई को के मुकदमात को 10-11 मई को मजम्मत भी की है। और हमारे लोगों ने जो इस वक्त जेलें काट रहे हैं, एक ही मुकदमे में 4 बंदे नॉमिनेट है या 10 नॉमिनेट है, उसमें 3 बंदे तसलसल के साथ जो है बरी हो रहे हैं। और तो और आज वो उजैर जान के मैंने केसेस देखे, वो बरी होता हुआ आ रहा है जिसपे 300 केसेस थे। रोजाना की एक केस में उनकी बरी हो रही होती है। और बड़ी अजीब बात है, ये अजीब सिचुएशन है कि मुल्क में कानूनियत उरूज पर है। हमारी पार्टी का जब एहतजाज होता है तो पुलिस की मोबाइलें पहले से आके खड़ी हो जाती हैं। हमें कोई एहतजाज का, हमें जलसे जलूस का, हमें रैली का, हमें कॉर्नर मीटिंग का, हमें कहीं ऑफिस में बैठने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसे हालात में भी ये पार्टी जब सरबुलंद साहब जब एहतिजाज का सिलसिला चल निकलता है तो उसके बाद जो सूरत हाल होती है वो सब गवाह हैं कि क्या सूरत हाल, चाहे वो इस्लामाबाद हो चाहे कहीं भी एहतिजाज का सिलसिला होता है, आवाम जब निकलती है तो बहुत बदतरीन सूरत हाल हो जाती है। देखिए ना, आवाम अपनी राय के लिए निकलती है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच। सर, तो आला क़यादत उस टाइम कहाँ होती है? आला क़यादत को तो छोड़ते नहीं है ना, वो घरों से उनके छापे पड़ना। सर, वो घरों से नहीं निकलते हैं, निकलने नहीं दिया जाता है, दो अलग अलग बातें हैं। नहीं निकलने दिया जाता। मैंने खुद जब भी यहाँ प्रोटेस्ट होता है मेरे घर पे तो छापे जरूर पड़ते हैं। और मेरे 3 दफा तो मेरे भतीजे को, मेरे बच्चों को उठा के ले जाते हैं और कई दफा हमारे वर्कर्स हैं उनको उठा के ले जाते हैं और वो उनको फिर जो है आपसे बेजा में रख लेते हैं। और इस तरीके के मामला तो आम हो चुके हैं। हमारे 50,000 लोगों पर मुकदमात अब तक ATC के हो चुके हैं। 50,000 बहुत बड़ी तादाद में ये लोग नॉमिनेट। और जो इनोसेंट है सबको पता है कि उन पर कोई मुकदमा न दहशतगर्दी का है, न उनके न किसी को गोली मारी है, न असला रखा है, न क्लाशनकोव। निहत्ते निकलते हैं। इमरान खान की आज़ादी, रिहाई, आइन और कानून की बालादस्ती, सिविल सुप्रीमेसी का मुतालबा करते हैं। और वो कहते हैं कि भाई आप PTI से हो तो आपको इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्तदरा से जब तक वो उनकी मर्जी नहीं होगी तो ये चीज़ें नहीं चलेगी। तो ये सारी बातें सारी दुनिया को पता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये तमाम जितने भी इदारे हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और हम सारे इदारों की बड़ी इज्जत एहतराम करते हैं। और हम चाहते हैं कि हम सारे इदारे और सारे मुल्क के सियासतदान मिल के इस मुल्क को तमाम तर आजमाइशों
और तमाम तर चैलेंजों से बाहर निकालें। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, सबसे ज्यादा मैंडेट लेने वाली, सबसे ज्यादा अवामी पजीराई वाली जमात को इस आप मेन जो सिनेरियो है उससे अलग करें और इस मुल्क को आगे तरक्की की तरफ लेके जाए। ये बड़ा मुश्किल काम है। सही, अवाम की जहाँ ठीक है, आगे तरक्की की तरफ लेकर चलें। ठीक है, आप सायमा इस बात से अंदाजा करें कि मेयर कराची की जो 12 अरब से जायद तो जो नहर इन्होंने बनाई है, आप देखें वो 2 दिन भी नहीं चली, आज 2 महीने हुए, लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे और जहाँ बारिश ने यहाँ पूरे शहर को खंडर बना दिया। कोई रोड ऐसा नहीं है, कोई सड़क ऐसी नहीं है, कोई सीवरेज लाइन ऐसी नहीं है जिसपे चला जा सके। ठीक है। पीटीआई रहनुमा मलिक सरबुलंद साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके मौक़िफ़ का। मजीद भी खबर की खबर में बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। गुफ्तगू हो रही थी पीटीआई से रिलेटेड। इस वक्त हम एक टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं, जमाती इस्लामी के रहनुमा हैं एडवोकेट सैफुद्दीन साहब। खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। सर आपसे हम बात करेंगे शहर कायद के हवाले से। शहर कायद में जो इस वक्त डिलेज प्रोजेक्ट हैं, जाहिर है काफ़ी लेट हो चुके हैं, डिले हो चुके हैं तरक्याती प्रोजेक्ट काफ़ी, और यही कहा जा रहा है बैरिस्टर गौहर मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से कि ये हम जल्द से जल्द पूरे कर लेंगे। क्या कहेंगे आप, इतना ज्यादा लेट हो चुका है सब कुछ, अवाम इतनी परेशान है, मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। देखिए, पीपल्स पार्टी की तारीख जो है वो तरक्की से कभी भी नहीं जुड़ी हुई। पीपल्स पार्टी की तारीख तो तखरीबकारी से जुड़ी हुई है, करप्शन से जुड़ी हुई है, बदउनवानी से जुड़ी हुई है, बद इंतजामी से जुड़ी हुई है, इन चीजों से जुड़ी हुई है ना। इसलिए पीपल्स पार्टी के मुतालिक ये सोचना और पीपल्स पार्टी के मुतालिक ये डिस्कस करना कि वो प्रोजेक्ट को क्यों नहीं बना रही, वक्त पे क्यों नहीं उसकी तकमील हो रही, ज़ाहिर ये सारी की सारी चीजें जो हैं अब तो ये सब साबित हो चुकी हैं। लेकिन ना अभी हब नहर इन्होंने बहुत दावा किया कि हमने वक्त पे बना ली, बाहर के वो वक्त पे क्या बनी कि वो वक्त से पहले ही टूटनी शुरू हो गई। जिस वक्त वो चली भी नहीं थी, टेस्टिंग हो रही थी, उस वक्त 2 जगह से टूटी, फिर कंप्लीट ही नहीं हुई, उसको उसका इफ्तिताह करा लिया, फिर इफ्तिताह करा लिया तो बारिश पड़ने के साथ ही फिर वो टूट गई। फिर ये दूसरे प्रोजेक्ट जो पड़े हैं, बीआरटी का प्रोजेक्ट है, इसको देख लीजिए, फिर K4 का प्रोजेक्ट है, उसको आप देख लीजिए कितना डिले हो चुका है। यानी उसके अंदर K4 के प्रोजेक्ट को जब वो काफी पैसा उसको खर्च हो चुका था, तकरीबन 14 अरब रुपया, तो इन्होंने कहा कि उसका डिजाइन गलत बन गया था हमसे। और उसके बाद पूरा का पूरा पैसा जाया हुआ और नए सिरे से डिजाइनिंग की गई। S3 का मंसूबा है सीवरेज का, वो आज तक पूरा नहीं हो सका, वो अब तक अपने दरमियान में पड़ा हुआ है। अब ये बीआरटी जो कराची यूनिवर्सिटी खुद ही पड़ी है, एक दूर तक शायद कायदीन तक ये मामला चल रहा है, लेकिन आप देखिए कि उसका बनने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, उसका डिजाइन भी गलत है, उसका जो कैटर करेगा उस पर भी कोई अब तक बात नहीं हो रही, कितने लोगों को वो कैटर कर सकेगा। आप देख लीजिए कि ये मंसूबा जो हमारा करीमाबाद अंडरपास का है, यानी एक छोटा सा अंडरपास है, और दुनिया जमाने में क्या हमारे अपने मुल्क के अंदर अंडरपास 35 दिन में, 45 दिन में, 70 दिन में बनने के रिकॉर्ड कायम हो चुके हैं, कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है लंबा गाढ़ा खोदना होता है, फिर डालनी होती है, और तो कुछ भी नहीं होता अंडरपास में, और क्या होता है। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए दरमियान में, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, सर, एक प्रोजेक्ट एक अंदाजे के मुताबिक कितने अरसे में तैयार हो जाता है? देखिए, तो इसमें है, देखिए नेमतुल्लाह खान साहब 4 साल रहे थे, उन्होंने 4 साल में कराची के अंदर 10 फ्लाईओवर बना दिए थे, 10 अंडरपासेस बना दिए थे। ये जो आप आज ये कारसाज रोड से गुजरती हैं, ये एक सिंगल पट्टी थी, छोटी सी, ये रोड बनी थी। शाह राशिद बिनास रोड सिंगल पट्टी थी, छोटी सी, ये बनी थी। कोरंगी में बड़ी बड़ी रोड बनी थी, औरंगी में बड़ी बड़ी रोड बनी थी, नौरसाबाद में तो बहुत कराची भर में रोड बनी थी। और 4 साल क्या मतलब, हर रोड जो शुरू होती थी या कोई प्रोजेक्ट भी शुरू होता था, साल 1.5 साल में कंप्लीट हो जाता था। अब ये तो मतलब डाल के छोड़ गए ना। लेकिन और क्या हो रहा है कि प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ती जा रही है। $300 मिलियन का प्रोजेक्ट था ये वाला जो बीआरटी है, ये अब जो है $700 मिलियन का हो चुका है। इसी तरीके से हर प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है बढ़ती चली जा रही है। शाहरा भुट्टो बना रहे हैं, वो देखिए सर क्या हाल हो रहा है, बनती जा रही है, टूटती जा रही है, बनती जा रही है, टूटती जा रही है, दीवारें गिर रही हैं। तो हर प्रोजेक्ट में करप्शन, हर प्रोजेक्ट इतनी जल्दी जल्दी टूटने की वजूहात क्या बारिश है या मटेरियल की खराबी है? देखिए, इसके अंदर बारिश क्या है, देखिए बात ये है कि 2 चीजें होती हैं। या तो जैसे अभी जाहिद मंसूरी साहब डिस्कस कर रहे थे ना लियाकताबाद की रोड को, तो बाहर के मेरे ख्याल में उनको सही बात बता देनी चाहिए थी। देखिए, एक तो ये कि आप 100% सही मटेरियल डाल दें, और अगर कोई नीचे लाइन जा रही है वो बैठ जाए तो सड़क बैठती है।
लियाकताबाद में जो हुआ वो मामला बिल्कुल 100% ये था कि नीचे पानी की लाइन जो काफी गहरी 8-10 फुट पे पड़ी हुई है, पुरानी सीवरेज की लाइन है, सॉरी, वो बैठ गई। वो बैठी तो ऊपर की सड़क भी बैठ गई। तो यार ये तो एक कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक जैसे जहांगीर रोड है वो 5 मरतबा बन चुकी है और बनते के साथ ही टूट जाती है, और जब लोग जाते हैं उसके मटेरियल को हाथों में उठा उठा के दिखाते हैं कि देखे मट्टी की तरह ये मटेरियल हाथ में आ रहा है। शारे भुट्टो है, नई सड़क बन रही है, कोई वजह नहीं है, उसके नीचे कोई नाला नदी नहीं गुजर रही है, उसके नीचे कोई गटर लाइन नहीं गुजर रही, उसकी पूरी की पूरी साइड की दीवार ढह गई, उसकी पूरी जो रोड है उसे क्रैक पे क्रैक पड़ते चले जा रहे हैं। या तो देखिए ना कोई इसकी जस्टिफिकेशन हो कि भाई कोई नीचे से जो है आपके गटर लाइन गुजर रही थी, टूट गई, बैठ गई, चलिए दोबारा बन जाएगी, लेकिन इसकी तो कुछ नहर जो आपकी जो केनाल बनी है उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? देखिए पानी के लिए तो बनी है ना वो, और वो कहते हैं बारिश बनते ही फिर वो टूट गई, फिर बंद कर दिया था, और 60 MGD पानी कम कर दिया था, 40 MGD पानी सिर्फ वो दे रही थी, तो वो तो पहले भी दे रही थी 40 MGD पानी, तो झूठ बोल रहे थे, झूठ पे झूठ बोल रहे थे। वो नहर पूरी बनी नहीं थी, मैं खुद वहां पर गया, तमाम नहर को जाकर मैंने देखा, तो नहर में जगह जगह मट्टी की ढेरियां लगाकर उन्होंने एक पुरानी नहर को नई नहर को पुरानी नहर से जोड़ रखा था। इसलिए देखिए मेरी तो आपसे गुजारिश पता है क्या होगी, वो ये होगी कि पीपल्स पार्टी के जमाने के जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें अब ये बात करनी तो खत्म कर देंगे। पीपल्स पार्टी के आगे अब तो हमें आगे की बात करनी चाहिए कि अब हमें पीपल्स पार्टी माइनस पीपल्स पार्टी कम से कम कराची का निजाम, वरना तो देखिए पूरे सिंध के लिए पीपल्स पार्टी एक अजाब है, पूरे सिंध में यही सूरत हाल है। हमें तो माइनस पीपल्स पार्टी को निजाम सोचना चाहिए, वरना पीपल्स पार्टी देखिए 17 साल से है ना, अब यानी इससे ज्यादा और क्या मतलब साबित होने के लिए रह गया है कि 17 साल से एक पार्टी है, 50 साल से मुसलसल जीत रही है और घड़ी घड़ी आती है, और मुसलसल 17 साल से है। कराची के अंदर पूरे वक्त सिवाय वसीम अख्तर साहब का जो एक दौर गुजरा, वो भी बाहर गया, एक नाअहली का दौर था, उससे भी कोई काम नहीं हुआ, लेकिन बाहर का वो एक दौर था 4 साल का जो गुजर गया। बाकी तमाम एडमिनिस्ट्रेटर जिसमें मुर्तजा साहब खुद भी शामिल थे, सब पीपल्स पार्टी के रहे और कुछ भी नहीं कर सके। कराची मुसलसल हर रोज पीछे जा रहा है, कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक चीज, कोई एक प्रोजेक्ट भी मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक बार फिर हम बात कर लेते हैं जाहिद मंसूरी साहब आपसे। जाहिद मंसूरी साहब, बजट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि सिंध को बजट तो प्रोवाइड किया गया है, लेकिन एक सिंगल प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा। कहाँ असल में मसला कहाँ आ रहा है सर? देखिए, इनको मैंने आपको बताया ना कि NFC अवार्ड की वजह में इनको 22,000 अरब मिले, बिल्कुल 2008 से लेके अब तक। देखिए, अब इसके से जस्टिफिकेशन मांगी जाए, ऑडिट करवाया जाए जी, तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि सिंध में कहीं पैसे लगे। अच्छा, आप देखें कराची सिंध में सैलाब आया था 5 साल पहले जी, ठीक है, अब वो बेशुमार लोग, लाखों लोग जो है ना बेघर हो गए थे, उनसे कहा कि 10 लाख घर बना के देंगे हम, तो वो आज तक 10 लाख घर नहीं बने कि उसके लिए फंड रखे गए, वो फंड सारे के सारे खुर्द-बुर्द हो जाते हैं। और वो अयान का आपने सुना भी होगा स्कैंडल कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, पकड़ी भी गई वो। तो इस तरह बेशुमार लोग हैं जो खुद वो राउंड वन पे एडमिट किया था कि मैंने कई दफ़ा वो मनी लॉन्ड्रिंग करवाई, ये करवाया। मतलब ये सब के सब सारे पैसे जो वहाँ जाते हैं। मैंने आपसे कहा ना, वज़ीर आला साहब के पास 960 अरब का इख्तियार है खर्च करने का। अच्छा, उनके पास 8 मिनिस्ट्री, 960 अरब रुपए खर्च करने का इख्तियार है, तो उनके पास 8 मिनिस्ट्री हैं, फाइनेंस भी उनके पास है, ठीक है, पूरे सिंध की यूनियन के पास है, रेवेन्यू का बोर्ड भी उनके पास है, तमाम यूनिवर्सिटी भी उनके पास है, लेकिन करते क्या है वो अब आपके सामने ही है। यानी कि कराची यूनिवर्सिटी क्राइसिस में, एनडी यूनिवर्सिटी क्राइसिस के अंदर है, यानी तमाम यूनिवर्सिटी क्राइसिस में चल रही, लेकिन जामशोरी की यूनिवर्सिटी है और जो दूसरी चांडका मेडिकल है वो प्रॉफिट में चल रही है। क्यों चल रही है? कि दोहरा निज़ाम चल रहा है ना यहाँ पे, तो इसीलिए जो हमने जो मतलब ये कहना सर गलत नहीं होगा कि शहर कायद की आवाम के साथ सौतेले बच्चों वाला सलूक किया जाता है। जी बिल्कुल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात होती है ना कि भाई अब देखें ना, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है, एक बेहतर इंतजामी सूचना करने के लिए है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि कराची 99% रेवेन्यू जनरेट करता है सिंध को चलाने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से जो यहाँ के नुमाइंदे ना MNA MPs है, उनके पास इख्तियार ही नहीं है खर्च करने के पैसे। वो पैसे जाते हैं सिंध हुकूमत के पास, और सिंध हुकूमत जो है इनको मनी लॉन्ड्रिंग करके आगे भेज देती है, सही, तो ज़्यादा पैसे लगते नहीं यहाँ पर। अब जैसे मिसाल भी K4 का मंसूबा, K4 के मंसूबे तकरीबन अभी तक 88 अरब रुपए लग चुके हैं, सही। जब ये 2008 में हमारे मुस्तफा कमाल भाई ने शुरू किया था, तो उस वक्त इसकी कॉस्ट थी 25 अरब रुपए, सही। अब इसकी कॉस्ट हो गई 162 अरब रुपए। अभी वापडा से बात हुई थी, वापडा, अच्छा, इसके 5 फेज हैं, 3 फेज जो है ना वो अपना वफाक को मुकम्मल करने, 2 फेज सुबह सिंध को मुकम्मल करना है, जिसमें एक तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनको बनाना था, क्योंकि ज़्यादा जब 650 MGD पानी आएगा मिलियन गैलन, तो कहाँ जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सही। यहाँ की जो लाइनें बोसीदा हैं,
50-50 साल पॉइंट दिल्ली में सर इतनी बारिश हो रही है पूरे पाकिस्तान में, हम बात करें इतनी बारिशें हो रही हैं, लेकिन उनको सिक्योर करने का, उस बारिश का कतरा भी इन लोगों के पास कोई इंतजाम नहीं है। कालाबाग डैम हो या दूसरे भाषा डैम हो, अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रहे जी? तो इसकी वजह ये कि जो फंड आता है वो सारा खुर्द-बुर्द हो जाता है। सही, नेक नियत ही नहीं है, मतलब नियत में की खराबी है और इसको मतलब ओन नहीं करते। सही, अगर ओन कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें डेवलप नहीं होती। इसी बात की थी। अब देखिए पानी की, इस वक्त जो सिंध को पानी मिलता है उसके तो 36,000 मिलियन एकड़ मिलता है उनको पानी। सही, ठीक है। कराची को जो पानी मिलता है वो 625 MGD मिलता है। ठीक है, जो 2.5% भी नहीं है। और कराची की जो बुनियादी जरूरत है वो 1200 MGD गिलेन है पर डे। अब अंदाजा कर लें 625 में से भी पानी जो है ना लीकेज और दूसरे मसाले का 455 MGD मिलता है कराची को, ठीक, जो कि नाकाफी है। अब हफ्ता ये कि ये वहाँ जाके बड़े रवावेला मचाते हैं अपना सिंध हुकूमत वाले, पीपल्स पार्टी वाले, वहाँ तो होते हैं हुसैनी बने रहते हैं और जब यहाँ पे आते हैं यजीद बन जाते हैं कराची में। अच्छा, तो कराची वालों को पानी नहीं देना, चाहे हब कैनाल हो चाहे अपना केंजर झील। सर गैर कानूनी हाइड्रेंट्स तो पूरे तरीके से जोरों शोर से चल रहे हैं, लेकिन अगर नलकों में बात की जाए पानी की तो वो कभी आता ही नहीं है। असल में देखें जितने भी हाइड्रेंट माफिया ना, ये सब के सब बैकअप बाय। अच्छा सर, वो बंद भी करवा दिए जाते हैं, एक्शन भी होता है, बंद भी कर लिए जाते हैं और कहते हैं नेक्स्ट डे दोबारा ओपन हो जाते हैं। वो बंद वो होते हैं जो भत्ता नहीं देते, जो भत्ता देते हैं, लेकिन सर वो भी खुल जाते हैं दोबारा। हाँ, वो खुल जाते हैं, पैसे खिला जब डिमांड पूरी करते हैं कर लेते हैं। तो मसला ये कि नलकों में पानी नहीं आ रहा, हाइड्रेंट में आ रही है। सर गैस हमारे पास नहीं है, पानी हमारे पास नहीं है, बिजली हमारे पास नहीं है, मुश्किल से एक कुदरती हवा चल रही है, शायद उसका बस सबका बस चले, वो भी सर रोक दे, वो भी कर लें। अब देखें अभी मनोवर चौरंगी पर अंडरपास बन रहा है, ठीक है। अब एक आर्टरी वो है जोर जाने के लिए, एक आर्टरी पे जो है ना वो अपना BRT बन रहा है। अब लोग किस तरह जाए? सर पूरा कराची खुदा हुआ है, पूरा कराची यूनिवर्सिटी रोड से लेके आप कहीं भी घूम जाएंगे, घूम के आएंगे, आपको खुदा हुआ मिलेगा जी। अब देखें ना 2 आर्टरी ना, कम से कम पहले एक आर्टरी मुकम्मल कर लेते जी, कि उसके बाद दूसरी आर्टरी करते। अब दूसरी जो अपना ये जो मनोवर चौरंगी अंडरपास बना है ना, इसको जून 2025 से मुकम्मल होना था। सही, लेकिन अभी तक उसके 50% भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, 50% इसी तरीके से BRT मनसूबा था, इसको भी जून 2025 से मुकम्मल होना था। इसकी कॉस्ट पहले 50 अरब रुपए थी, अब 300 अरब तक पहुंच गई है। सही, अब अंदाजा कर लें। फिर करीमाबाद की तो बात की थी इन्होंने, ठीक है, वो भी आपसे इत्तेफाक कर रहे थे कि बिल्कुल सही बात कही। ठीक है, एक बार फिर हम बढ़ जाते हैं। जितनी डेवलपमेंट हुई ना, हमारे मुस्तफा कमाल भाई ने जो डेवलपमेंट करी उस दौर में, जितने अंडरपासेस बने, फ्लाईओवर बने, पार्क्स बने, तो वो उसी वजह से सारा अभी तक सिस्टम चल रहा था। अब दूसरी बात देखें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। वर्ल्ड बैंक ने खुद कह दिया कि कराची जो है ना बिल्कुल ही एक वक्त में उसकी 12,000 बसें चल रही थी, अब 5,000 बसें आ गई टोटल। अच्छा, और बिल्कुल नाकाफी सिस्टम है वर्ल्ड बैंक की। अच्छा सर, आपने याद दिलाया बसों के हवाले से, हम इसी पे हम बात कर लेते हैं सैफुद्दीन साहब से। सैफुद्दीन साहब, अभी हमसे जाहिद मंसूरी साहब ने बसों के हवाले से बात की कि कुछ हजार बसें ही खाली शहर कायद की रोडों पर रवा दवा हैं। ये जो रेड बसेस हैं, पिंक बसेस हैं, ये किसी खाते में नहीं आती? टोटल 400 नहीं है, टोटल 400। अच्छा, टोटल 400। हाँ, जो टोटल मिला के जो ट्रांसपोर्ट है वो टोटल मिला के 5,000 है, यानी कि इसमें मुख्तलिफ जो है जितनी मुख्तलिफ वैगन्स हैं, मुख्तलिफ जो है बहुत कम है सर, जाहिर इतनी बड़ी तादाद है आवाम की, 12,000 से ज्यादा की बस। ठीक है, मतलब इतना फोकस आवाम पे नहीं किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे PMQM रहनुमा जाहिद मंसूरी साहब, दूसरी जानिब एडवोकेट सैफुद्दीन जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद थे। हमने आज 2 टॉपिक्स और 2 इशूज हाईलाइट करने की कोशिश की। एक तो हमने बात की PTI के हवाले से, वहां पे जिस तरीके की अफरा तफरी देखने में आ रही है, आवाम की आगाही के लिए मैं एक चीज और बताती चलूं आखिर में कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि अगले माह सितंबर से हम अदलिया की आजादी, जमहूरियत की बहाली और बानी PTI की रिहाई के लिए बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। दोबारा से उन्होंने कहा है कि अवामी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। अब वो मुजाहिरा किस हद तक कामयाब होगा ये वक्त आने पे ही पता चलेगा। दूसरी जानिब हमने हाईलाइट किया सिंध का इशू, जो एक मेन इशू है कि इतने ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं शहर कायद में, लेकिन सब के सब नामुकम्मल हैं। कब मुकम्मल होंगे देखना अभी बाकी है। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को खबर की खबर से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।